शुरू करते हैं। अब हमें कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, 1 सेकंड का पॉज दीजिए, आइडेंटिफाई पीरियड एंड क्रिटिकल स्कूल एंड देन एलिमिनेट द थिंकर, एंड फिर जो आंसर आपके पास बचेगा वो डेफिनेटली करेक्ट ही होगा। लेट्स बिगिन। Let's begin. The question number 1 is, in which Platonic dialogue is poetic inspiration described through the image of a magnetic chain connecting the muse, poet and rhapsode? The option is Republic, Ion, Symposium, Cratylus. I will take the pause for 2 seconds. The answer is Ion. Ion presents the poet and rhapsode as divinely inspired rather than technically knowledgeable. Republic mainly develops Plato's objection to imitation and its moral effect. फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर कोई सिंगर है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि मैंने टेक्निकली प्लान ही नहीं किया था, परफॉर्मेंस के टाइम इंस्पिरेशन ऑटोमेटिकली आ गई। तो जो है प्लेटो के आयन में रैप्सोड भी म्यूज से ही इंस्पायर्ड मैग्नेटिक चेन का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल विच एलिमेंट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी? कैरेक्टर, डिक्शन, प्लॉट एंड स्पेक्टिकल। आई थिंक ये आंसर आप सभी को आता होगा और आप सभी ने आंसर कर भी दिया होगा। यस, द आंसर इज प्लॉट। राइट एग्जाम्पल इज राइट आंसर इज सी, plot. Aristotle gives primacy to mythos. Character is important, but action and its arrangements define tragedy. Spectacle is the least artistic element. यहाँ पर हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं एडिपस रेक्स का। एडिपस रेक्स में ट्रेजेडी का इफेक्ट सिर्फ एडिपस की पर्सनालिटी ट्रेट से नहीं होता, बल्कि इवेंट्स के अरेंजमेंट से, उनके इन्वेस्टिगेशन से, रिविलेशन से एंड रिवर्सिबल से क्रिएट होता है। इसीलिए प्लॉट को हम ट्रेजेडी की आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, राइट। Question number 3 is, Aristotelian catharsis is most directly associated with which pair of emotion? Love and hatred, pity and fear, joy and sorrow, and hope and despair. Think and answer. The answer is B, pity and fear. और ये नेट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर हम ट्रेजेडी arouses pity and fear and affect their catharsis. यहाँ पर भी हम एडिपस का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो एडिपस, अगर आपने पढ़ा होगा स्टोरी, तो वहाँ पर अनलोइंगली क्राइम कमिट करते हैं, देखकर हमें उसके लिए पिटी की भावना आती है। साथ ही फियर भी होता है कि ह्यूमन बींग्स लिमिटेड नॉलेज के कारण बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर में भी प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर एरिस्टोटल ने इस चीज को ही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not one of Longinus 5 principal source of the sublime? A, grandeur of thought, B, strong emotion, C, noble diction, and D is strict observation of the three unities. Please answer. The answer is D, strict observance of the three unity. Longinus lists grandeur of thought, vehement emotion, figures of speech, noble diction, and dignified composition. These unities belong to a different critical debates, इसलिए ये इसका पार्ट नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो कि एक पावरफुल माउंटेन को व्यू करते हैं तो हमें सडनली अपलिफ्ट कर सकता है व्यू। और लॉन्जेनस की इसी ट्रांसपोर्ट है एलिवेशन की जो हम बात करते हैं, टाइम, प्लेस एंड एक्शन की स्ट्रिक्ट यूनिटी सबलाइम का सोर्स यहाँ पर नहीं होता है वो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, द क्रिटिकल प्रिंसिपल्स
to delight and to instruct is conventionally associated with Horace, Longinus, Platonius, Quintilian. Please answer. Quick. The answer is A. Horace. Horace Ars Poetica joins pleasure with instruction. Dull it utile. Longinus focuses on transport through sublimity. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ए चिल्ड्रंस स्टोरी एंटरटेनिंग भी हो सकती है और ऑनेस्टी का लेसन भी दे सकती है. तो ये प्लेजर प्लस इंस्ट्रक्शन. डल्स एट यूटाइल का सिंपल एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज who argues that the poet nothing affirms and therefore never lieth. Philip Sidney, Ben Jonson, John Dryden, Francis Bacon. The right answer is A. Philip Sidney. In An Apology of Poetry, Sidney answers the charge that poets lie because poetry does not make factual assertion. It cannot lie in the ordinary sense. A novelist write, for example, a novelist write, once there was a perfect king. राइटर न्यूज़पेपर की तरह फैक्चुअल क्लेम नहीं कर रहा है, वो इमेजिनेटिव पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहा है. Therefore, Sidney says the poet does not lie. Next question is question number 7. In an essay of dramatic poesy, which speaker broadly represents Dryden's own position? Critias, Eugenius, Lycidius, Neander. ये भी बहुत बार नेट पे पूछा जा चुका है, बहुत बार. और इस बार तो बिकॉज आपका पेपर ही इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि इसमें PYQ थे. The answer is Neander. Neander defends the achievements of English drama and broadly voiced Dryden's position. Critias favors the ancient, Lycidius favor French drama. फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं. यहाँ पे कोई डिबेट चल रही है, 4 स्टूडेंट डिफरेंट साइड डिफेंड कर रहे हैं, बट वन स्पीकर टीचर के बैलेंस्ड व्यू को क्लोजर देता है. तो ड्रामेटिक पोजी में नियंटर है वो ड्राइडन के व्यू को ही प्रपोज करते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. हु defended Shakespeare's mingling of tragic and comic elements as true to human experience? Alexander Pope, Samuel Johnson, Thomas Rhymer, Joseph Addison. The answer is Samuel Johnson. In the preface to Shakespeare, Johnson defends mixed drama and calls Shakespeare a poet of nature, while still acknowledging his fault. क्यों उसको डिफेंड करते हैं? बिकॉज रियल लाइफ में हैप्पीनेस और सॉरो ऑफन टुगेदर ही एग्जिस्ट करती हैं. भाई हम हमेशा खुश नहीं रहते और हम हमेशा दुखी भी नहीं होते. तो इसीलिए जॉनसन से वो शेक्सपियर के ट्रेजिक और कॉमिक्स मिक्सचर को लाइफ की रियलिस्टिकली रिफ्लेक्ट करते हैं, इसीलिए उसको वो डिफेंड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. Wordsworth recommend the language of ordinary people, especially in urban commercial life, humble and rustic life, courtly life, classical mythology. The answer is B. Humble and rustic life. The preface to lyrical ballad chosen humble and rustic life because essential patience appears more simply and डायरेक्टली देयर. अब हम अगर जो हमारे एग्जाम्पल ने तो विलेज फार्मर होते हैं, बारिश हो रही है, क्रॉप और फैमिली का भी लॉस हो रहा है, को डायरेक्ट लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हैं. वर्ड्सवर्थ को लगा कि इसेंशियल पेशेंस रस्टिक लाइफ में सिंपलर और लेस आर्टिफिशियल फॉर्म में मिलते हैं, इसीलिए उन्होंने ये हम्बल एंड रस्टिक लाइफ को चूज किया.
Coleridge's secondary imagination primarily. Answer is copies the external world mechanically, dissolve and recreate experience, operates only in dreams, collects fixed images without transformation. Think an answer, please. The answer is dissolve and recreates experience. Secondary imagination echoes the primary imagination but works with conscious artistic will. It dissolves, diffuses and recreates. मैकेनिकल कॉम्बिनेशन बिलोंग्स टू फ्रेंच. कई बार ये ऐसे कैसे ही सेम आंसर में होते हैं ऑप्शन, सो इन वर्ड्स को भी आप ऐसे ही याद रखिए. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात हुई है कि एक जो पोएट होता है वो सनसेट को कैमरा की तरह ही कॉपी नहीं करता है, बल्कि जो कलर्स, मेमोरी और इमोशन होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करके एक नई पोएम बना देता है. दिस क्रिएटिव transformation is secondary imagination. Question number 11. Negative capability means the ability to reject imagination for reason, remains in uncertainty without irritably seeking certainty, right without personal emotion, combine opposite genre. The answer is B. Remain in uncertainties without irritably seeking certainty. Keats value the capacity to stay open to mystery and uncertainty without forcing a rational conclusion. तो नेगेटिव कैपेबिलिटी किसने दिया है? ये हमारे जॉन कीट की दी हुई टर्म है, राइट. The touchstone method is associated with Matthew Arnold, Walter Pater, John Ruskin, T.H. Huxley. Correct answer is A. Matthew Arnold. Arnold proposes comparing passages with a line from acknowledged master to test poetic excellence. तो यहाँ पर जैसे हम गोल्ड की पेयर्टी को स्टैंडर्ड सैंपल से कंपेयर किया जाता है ना, वैसे अर्नोल्ड कहते हैं कि शॉर्ट लाइन लो फ्रॉम ग्रेट पोएट्स, उनको टचस्टोन की तरह बना लो और अनदर पोएम की क्वालिटी को टेस्ट करो. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. हु यूजेस द एनालॉजी ऑफ प्लैटिनम एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट टू एक्सप्लेन पोएटिक इम्पर्सनैलिटी? आई. रिचर्ड्स, टी. एस. एलियट, एफ. आर. लेविस, विलियम एम्सन. Correct answer is B. T.S. Eliot. In tradition and the individual talents, Eliot compared the poet's mind to a catalyst. It enables a reaction without becoming the subject of the poem. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में प्लेटिनम जो रिएक्शन एनेबल करता है बट खुद प्रोडक्ट का पर्सनल सब्जेक्ट नहीं बन जाता. तो एलियट सेज पोएट्स माइंड सिमिलरली ट्रांसफॉर्म इमोशन इनटू आर्ट. Question number 14. The term objective correlative refers to the author's private intention, a formula of object or event that evokes a particular emotion, the reader's historical origin, a conflict between form and content. The correct answer is answer B, a formula of object or events that evoke a particular emotion. Eliot described an external set of objects, situations or events that become the formula for an emotion. Like हम कोई deserted room देखें, an unanswered phone call, और फिर एक कोल्ड कप ऑफ टी देखें, तो इसमें हम बिना बोले आई एम लोनली, है ना, इसको हमने नहीं कहा, बट लोनलीनेस को ये इवोक कर सकते हैं. तो यही है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, राइट. Objective correlative is equal to external formula for emotion.
Next question is question number 15. Which set correctly gives I.A. Richards four kind of meaning? Sense, feeling, tone, intention, plot, character, diction, spectacle, sign, referent, code, context, image, symbol, myth, archetype. The answer is sense, feeling, tone, intention. Richards separates what is said, the attitude toward it, the attitude toward the listener, and the purpose. Like मैं बोलूँ प्लीज सिट डाउन, तो यहाँ सेंस क्या रिक्वेस्ट का हो सकता है, फीलिंग क्या है फ्रेंडली या इरिटेटेड भी हो सकती है, टोन लिसनर के प्रति एटीट्यूड है, और इंटेंशन डिसिप्लिन मेंटेन करना हो सकता है, राइट। The next question is question number 16. The technique of making familiar thing appears strange is called. ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है. Foregrounding, defamiliarization, over determination, interpellation. Please answer the question. The answer is B, defamiliarization. Slovarsky Ostrany renews perception by making the familiar strange. Foregrounding is related, but the specific Russian formalist term is defamiliarization. स्लोवास्की ने इसको एक और टर्म दिया ऑस्ट्रनी, इसको भी आप याद रखें, नेक्स्ट टाइम होता है ऑप्शन में ऑस्ट्रनी आ जाए, ठीक है। मतलब जो थिंग्स हमको फैमिलियर लगती हैं उनको हम स्ट्रेंज बनाकर प्रेजेंट करते हैं, और ऐसा हम ऑलमोस्ट किस में करते हैं, पोइट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक The New Criticism 1941, which gave the movement its widely used name, was written by John Crowe Ransom, Clemens Brooks, Alan Tate, R.P. Blackmore. Correct answer is A. John Crowe Ransom. Ransom 1941 book consolidated the label. Brooks, Tate and Blackmore are major associated critics but did not author this book. तो इसके ऑथर हैं जॉन क्रो रैनसम. द राइट आंसर इज जॉन क्रो रैनसम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटेंशनल फैलेसी वाज फॉर्मुलेटेड बाय. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है. द इंटेंशनल फैलेसी एंड अफेक्टिव फैलेसी. ऑप्शन इज ब्रूक्स एंड वेरन, विमसेट एंड बेट्सले, रिचर्ड्स एंड ऑटगन, रैनसम एंड टेट. The correct answer is B. Wimsatt and Beardsley. W.K. Wimsatt and Monroe Beardsley argue that authorial intention is neither available nor desirable as the standard of poem's meaning or value. ऑथर की इंटेंशन एक टेक्स्ट के लिए बिल्कुल भी समझने के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. कैसे समझना टेक्स्ट को कि टेक्स्ट क्या है, पेज पे क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट ओनली. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द फ्रेज हियरसी ऑफ पैराफ्रेज एसोसिएटेड विद क्लिनेथ ब्रूक्स, विलियम एम्सन, जॉन क्रो रैनसम, आई.ए. रिचर्ड्स. The answer is Clineth Brooks. Brooks argues that a poem meaning cannot be reduced to a prose summary because form and meaning create an organic unity. इन्होंने कहा है कि अगर हम पोएम को पैराफ्रेज कर दें तो जो पोइट्री का मेन एसेंस है वो तो खो ही जाएगा. इसीलिए हम पोएम को प्रोज में क्रिएट करके हमको नहीं पढ़ना चाहिए. जैसे एक रोज है, रेड ऑब्जेक्ट, रोज को हमने रेड ऑब्जेक्ट बोल देना कि पोएम का कंप्लीट मीनिंग तो नहीं देगा ना हमको. रिदम भी है, ऑर्नी भी है, इमेजेस भी हैं, टेंशन भी है, ये प्रोज समरी में तो खत्म हो जाएंगी. तो इसीलिए यहाँ पर हियरसी ऑफ पैराफ्रेजेस क्रिएट हो जाएगी. 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी वॉज रिटन बाय, वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर मैंने एक न्यू क्रिटिसिज्म का लेक्चर भी है मेरे कोर्स में, जाके देखिए आप, उसमें ये सारे क्रिटिक्स मैंने कवर किए हुए हैं.
Option is William Hampson, F.R. Lewis, R.P. Blackmore, Robert Penn Warren. Please answer the question. The answer is William Hampson. Hampson studies the productive multiplicity of meaning in poetic language. Do not confuse it with Brooks the well-written. Please याद रखिए. Question number 21. Which pair best corresponds to socio distinction between the shared language system and an individual utterance? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नेट का तो बहुत ज़्यादा फेवरेट वाला क्वेश्चन है, हमेशा आता है, हर एग्जाम में आता है, तो इसको तो आप बिल्कुल रट के भी याद कर सकते हो. The correct answer is Lang and Parole. Lang is the social system of language. Parole is an individual act of speech. Signifier, signified are the two sides of the sign. Right? Like English grammar and shared vocabulary तो लॉन्ग हो गए, एंड आपका अभी बोला हुआ जो इंडिविजुअल सेंटेंस है वो पैरोल हो. चेस के रूल लॉन्ग हो गए, पर्टिकुलर मूवमेंट क्या हो गया, वो हम पैरोल जैसा है. क्वेश्चन नंबर 22. Who identified 31 narrative function in Russian folktale? Todorov, Vladimir Prop, Claude Levi-Strauss, and Jennets. Answer is Vladimir Prop. In morphology of the folktale, Prop reduced many tales to recurring function and character roles. यहाँ पर इन्होंने इस बुक में इसके बारे में प्रॉपरली बताया हुआ है. लाइक डिफरेंट फेरी टेल में नेम चेंज होता है, बट एक्शन क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं. जैसे कि विलेन क्या करेगा, होम करेगा, हीरो क्या करेगा, डिपार्ट्स करेगा, हेल्पर असिस्ट करेगा, हीरो रिटर्न्स वापस आ जाएगा. प्रॉप इज रिकरिंग एक्शन को जो है फंक्शंस कहते हैं. Question number 23. The structural analysis of myth through binary opposition is most closely associated with, very important question, Claude Levi-Strauss, Roland Barthes, Roman Jakobson, and Grimm's. Correct answer is A. Claude Levi-Strauss. Levi-Strauss reads myth through the relational structure and opposition such as raw, cooked, and nature, culture. Binary opposition के थ्रू ये देखते हैं. Many myths like nature, culture, raw, cooked, life, death जैसे oppositions ऑर्गेनाइज करते हैं. इंडिविजुअल कैरेक्टर से ज़्यादा अंडरलाइंग रिलेशन इनके लिए इंपॉर्टेंट है. Question number 24. Which is not one of the Barthes 5 quote in Scherzer? So, this question is also very important. Hermeneutic quote, poetic quote, symbolic quotes, panoptic quote. Correct answer is panoptic quote. Barthes 5 quotes are hermeneutic quote and poetic quote, then symbolic and culture. जो पैनोप्टिक कोड वो इनको बिलोंग नहीं करता. पैनोप्टिज्म बिलोंग टू फूको, डिस्कशन ऑफ डिसिप्लिनरी पावर. जैसे हम मिस्ट्री स्टोरी में अनआंसर्ड क्वेश्चन को क्या बोलेंगे, हर्मेन्यूटिक कोड है. एक्शन जो सीक्वेंस होगा कि एक्शन में क्या हो रहा है वो प्रायोरिटी कोड है. और जो पैनोप्टिक कोड है वो बात का कोड नहीं है. ठीक है. बाकी सिंबलिक कोड में हम कोई सिंबल दे रहे हैं, कल्चरल कोड में किसी कल्चर के बारे में बता रहे हैं. राइट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24. Derrida's difference indicate that meaning is produced through stable authorial intention.
B. Difference and continual deferral, universal archetypes, economics, determination alone. Answer is difference and continual deferral. The spelling combines difference with deferral, meaning arise relationally and never reach a final self present center. डिक्शनरी में मान लो एक वर्ड, उसका मीनिंग दूसरे वर्ड से मिलता है, फिर उन वर्ड्स के लिए और वर्ड्स चाहिए, मीनिंग रिलेशन से बनता और कंटिन्यूसली क्या है, डेफर होता जाता है। ठीक है, हमने एक का मीनिंग समझा, उस मीनिंग को मुझे तो हमें उसका मीनिंग समझ में आया, तो ये सिर्फ इस टाइप से हम जो है फाइनल रीच पे कभी पहुंच ही नहीं पाते। Question number 26. The concept of the author function was developed by A. Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida, Paul de Man. Correct answer is B. Michel Foucault. Foucault's what is an author examine how author operates as a classificatory function in discourse. Barthes announced the death of author. यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पर शेक्सपियर को ले लेते हैं। शेक्सपियर सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन का नाम नहीं है, हम टेक्स्ट को क्लासिफाई करने के लिए वैल्यू अनसर्कुलेट करने का फंक्शन भी बन जाता है। एंड फूको जो है इसी ऑथर फंक्शन को एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्प्लाइड रीडर इज एसोसिएटेड विथ वोल्फगैंग आइजर, स्टैनले फिश, Hans Robert Joss, Norman Holland. The right answer is Wolfgang Iser. The implied reader is a role structure by the text. Iser also emphasized textual gaps that the reader actively fills. For example, हम कुछ डिटेक्टिव नॉवेल्स को लें जिसमें कि कुछ क्लूज देता है हमको डिटेक्टिव नॉवेल, बट कंप्लीट ट्रुथ इमीडिएटली नहीं बताता हमको। रीडर गैप्स को फिल करते हैं, टेक्स्ट जिस रीडिंग रोल को इनवाइट करता है, इट इज अ implied reader. Question number 28. Interpretive communities is a concept developed by Rosenblatt, Fish, Iser, Eco. Right answer is Stanley Fish. For Fish, interpretive strategies are learned with communities. Meaning is not produced by an isolated, completely free reader. For example, same poem को devotional group, feminist class and legal scholar differently read कर सकते हैं, because each community learned interpretive rules यूज करते हैं, उस पोएम को अपने अपने थॉट प्रोसेस के अनुसार, अपने अपनी कम्युनिटी के अनुसार उस पर अप्लाई कर दिया जाता है। Question number 29. Word uncanny describes something that is entirely unknown and therefore frightening, strangely familiar because the repressed returns, simply supernatural, a symbol with one fixed meaning. Correct answer is B, strangely familiar because the repressed return. Then what is uncanny? The uncanny is disturbing precisely because something once familiar returns in altered or repressed form. इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल जो हम मूवीज में खूब ज़्यादा देखते हैं,
लाइक हमारी कोई फैमिली डॉल है, सडनली वो क्या करे, ह्यूमन लाइक मूव करने लगे, तो फियर तो इसीलिए स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट भी नोन है, और डिस्टर्ब जो जिस तरीके से कर वो अनफैमिलियर भी, दैट इज अनकैनी, disturbingly unfamiliar. Question number 30. Lacan's mirror stage primarily explains A. The origin of class consciousness, the formation of the ego through misrecognitions, the end of the Oedipus Rex, the author's control over language. Correct answer is the formation of the ego through the misrecognitions. The child identify with a unified mirror image, right? Producing an idealized ego founded on the miscognitions or misrecognitions. For example, बच्चा क्या करता है, मिरर में यूनिफाइड इमेज देखता है, ऑल्दो बॉडली कंट्रोल जो क्या उसका इनकम्प्लीट है, वो आइडियल इमेज से आइडेंटिफाई करता है, इसलिए जो ईगो है, ईगो दिस मिस रिकॉग्निशन से फॉर्म हो जाता है कि भाई ये चीज क्या है. Question number 31. The concept of cultural hegemony is associated with. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आई थिंक हर बार एग्जाम में कैसे भी कैसे करके आता ही रहता है. ऑप्शन इज लुकास, ग्रामशी, अल्थुजर, रेमन विलियम्स. करेक्ट आंसर बी, एंटोनियो ग्रामशी. Hegemony explains how ruling power gains consent through cultural and the ideological leadership, not by force alone. अब स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म रूल को सिर्फ पनिशमेंट के फियर से ही नहीं, डिसिप्लिन इज गुड ऐसा मानकर एक्सेप्ट करें तो कॉन्सेंट के थ्रू अथॉरिटी ऑपरेट कर रही है. दिस रिजेंबल्स हेजेमनी, क्योंकि वो बार बार वैसी चीज ही कह रहे हैं जो अंदर से सही लगती है सबको, तो कंसेंट क्रिएट हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 32. Althusser interpolation describes the process by which a reader fills textual gap. Ideology has individual as subject. A text becomes unfamiliar. Language differs meaning. बताइए आंसर, सोचो. Correct answer is ideology has individual as subjects. Interpolation is the ideological hell through which individuals recognize themselves as subject within existing structure. For example, police calls, "Hey you," and a person turns, recognizing that the call addresses them. Althusser uses this model to explain how ideology makes us recognize ourselves as subjects. Question number 33. In Walter Benjamin essay on mechanical reproduction, what decline when art becomes reproducible? A. Its plot, B. Its aura, C. Its ideology, and D. Its use value. Correct answer is B. Its aura. Mechanical reproduction weakens the artwork's unique presence, authenticity, and visual authority. That is called its aura.
फॉर एग्जाम्पल जो ओरिजिनल हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट को म्यूजियम में देखना एंड उसकी डिजिटल कॉपी फ़ोन पर देखना सेम इंफॉर्मेशन दे सकता है, बट ओरिजिनल की यूनिक प्रेजेंस इट्स ऑरा वो तो अलग ही होती है ना, डिफरेंट होती है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 34, गाइनो क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद, ये भी बहुत एंटी का फेवरेट क्वेश्चन है। इलॉन साल्टर, सिस्क्यू, किस्टेबा, एरिगेरी। Correct answer is A. Ellen Showalter. Showalter's gynocriticism studies women as writer, the history, theme, genre, and structures of female literary productions. Instead of asking only how male writers portray women, gynocriticism asks women writers की on tradition, genres, themes, and creative condition क्या है? That is the gynocriticism. Literature feminism feminine is most closely associated with Simone de Beauvoir, Helen Siskiyou, Kat Millett, Betty Friedan. Please answer in the comment box. Correct option is B. Helen Siskiyou. Siskiyou called for a feminine writing that resists phallocentric structure. The laugh of the Medusa is the key association. और ये वर्क भी एग्जाम में पूछा गया है, आई थिंक मैचिंग में पूछा गया था। मीन्स यहाँ पर लाइक अ वुमन अपनी बॉडली एक्सपीरियंस और सप्रेस डिजायर को इनहेरिटेड मेल सेंटर्ड रूल से बाहर फ्लूइड राइटिंग में एक्सप्रेस करे, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लिटरेचर फेमिनाइन. Question number 36. The theory of gender performance is the most closely associated with Judith Butler, Chadwick, Adrienne Rich, Gail Rubin. Correct answer is A. Judith Butler. Butler argues that gender is constituted through the repeated norms and act. It is not a stable inner essence or a simple voluntary performance. मीन्स जेंडर एक सिंगल कॉस्ट्यूम परफॉर्मेंस नहीं है. रिपीटेड जेस्चर, लैंग्वेज, ड्रेस कोड एंड सोशल एक्सपेक्टेशन रिपीटेडली जेंडर आइडेंटिटी को प्रोड्यूस करते हैं. नेट का फेवरेट क्वेश्चन. ओरिएंटलिज्म वाज पब्लिश्ड बाय फैनन, सईद, भावा, थियांगो. एंड इसकी पब्लिकेशन डेट भी काफ़ी बार पूछी गई है, and that is 1978. So the answer is Edward Said. Said Orientalism 1978 analyzed how Western discourse construct the East as an inferior and govern others. यहाँ पर इन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरीज को ओरिएंटलिज्म में एक्सप्लेन किया हुआ है. लाइक फॉर एग्जाम्पल अ ट्रबल बुक रिपीटेडली ईस्ट को इरेशनल, मिस्टीरियस, आ बैकवर्ड शो करें, वाइल वेस्ट को रेशनल, मॉडर्न. तो दिस यूनिक अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ओरिएंटलिस्ट डिस्कोर्स है. Question number 38. Almost the same but not quite. Describe which concept? Hybridity, mimicry, subalternity, या national language. Answer is mimicry. Bhava's mimicry makes the colonized resembles the colonizer, but the incomplete resemblance
also create ambivalence and potential menace. अब जो कॉलोनियल है, कॉलोनियल सब्जेक्ट है रूलर की अगर लैंग्वेज और मैनर्स को अडॉप्ट करता है, मतलब ऑलमोस्ट द सेम बट नेवर accepted as fully same. So this incomplete imitation creates ambivalence. Next question is 39. Can the Subaltern Speak was written by Spivak, Mahwa, Edward Said, Azaz Ahmad. The right answer is Gayatri Chakraborty Spivak. Spivak questioned whether the most marginalized can be heard within dominant system of the representation. For example, a powerful institution रूलर वुमन की स्टोरी उसकी जगह बोल के प्रेजेंट करे, स्पीक करे. क्वेश्चन ये है कि क्या हर ओन वॉइस डोमिनेंट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में एक्चुअली सुनी भी जा रही है, कोई सुन रहा है उसको. दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ स्पीक वर्क. Question number 40. The encoding decoding model of communication was proposed by Raymond Williams, Todd Hall, Hogarth और E.P. Thompson. ये हमारा कल्चरल थ्योरी का क्वेश्चन आ गया. The answer is Stuart Hall. Hall distinguishes dominant, hegemonic, negotiated and oppositional decoding position. Audiences are active but reading remains society structure. For example, टीचर मैसेज को इनकोड करता है. Strict rules help learning. One student agrees, another partially agrees, and the third sees it as controlled, dominant, negotiated and oppositional decoding. ये हमारे स्टॉट हॉल कह रहे हैं. Question number 41. Renaissance self-fashioning is associated with. This is also important question और कई बार repeatedly पूछा जा चुका है. The correct answer is Greenblatt. Greenblatt's work is central to new historicism and examine how identities are shaped within network of power and culture. For example, a courtier Renaissance court में dress, speech and behavior strategically shape करता है because identity power relation के अंदर फैशन होती है. ये हमारे ग्रीनब्लाट जी कहते हैं. The term slow violence is associated with Lawrence Buell, Cheryl Gottfeldt, Rob Nixon, Timothy Morton. Correct answer is Rob Nixon. Nixon described environmental harm that is gradual, dispersed, and often difficult to represent because it lacks immediate spectacle. जैसे कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन डिकेट्स में स्लोली हेल्थ डैमेज करे. नो सिंगल ड्रामेटिक एक्सप्लोजन होता है उसमें अकर्स. दिस डिले डिस्पर्स एनवायरमेंटल हार्म इज स्लो वायलेंस. सो ये था हमारे मैराथन का लास्ट क्वेश्चन. रिवाइज योर रॉन्ग आंसर, नॉट द होल सिलेबस, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है कि आप वो टॉपिक्स को उठाओ जो आपके दिमाग में बिल्कुल ही स्किप से हो रहे हैं. कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो. एंड PYQs या क्वेश्चन सॉल्व करना इससे वाकई में हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ अच्छे से याद है, क्या आप भूल रहे हो. उस चीज़ को ही आप रिवाइज करें. एंड अगर आपको ये मैराथन अच्छी लगी हो, प्लीज़ कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स.
लेट मी नो कि आपको क्या चीज़ समझ में आई है और मुझे किस टॉपिक पर आपके लिए मैराथन लानी है। थैंक यू।